Hello dear students, how are you doing? We are Punya Study Circle and extending you cordial welcome in our class. Dear students, in this lecture we will be studying about human resource management, which is an advanced and evolved concept of staffing. In last lecture we studied about staffing, which is basically concerned with identifying the talent or the sources of talents, motivating those people who are interested and competent to apply for the posts which are vacant in the organization, scrutinizing their candidature through the process of selection, getting them appointed in the organization on the right job and keeping them with the organization so that they can contribute with the help of their talent and skill set towards attainment of organizational goal. बेटे हमने लास्ट लेक्चर में स्टाफिंग के विषय में अध्ययन किया था कि स्टाफिंग हमारी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम उन कर्मचारियों की सर्च करते हैं जिनकी संस्था को आवश्यकता है। फिर हम चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से उनमें से उन कर्मचारियों को संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जो कर्मचारी संस्था के लिए अति उत्तम सिद्ध हो सकते हैं। फाइनली हम ऐसे कर्मचारियों को जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं संस्था के साथ बनाए रखने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का प्रयोग संस्था के लिए करते हुए संस्था को उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान कर सके। आज हम मानव संसाधन प्रबंधन के विषय में बात करेंगे जो कि हमारे प्रबंधन का एक स्पेशलाइज्ड हमारा फील्ड है। ठीक है, ये हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन भी है और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ एक्टिविटीज भी है जिसके अंदर एक मैनेजर इन डेप्थ नॉलेज भी प्राप्त कर सकता है। दैट मींस डिफरेंट टास्क दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन और ए मैनेजर एक्टिंग एज अ पर्सनल मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे टू लर्न द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन how over the period of time the concept of human resource management has evolved from the very basic concerns about the welfare of workers at work to the very advanced concept of refining their career towards the better opportunities which can allow them to use their self potential for advancing their economical as well as social status. Hereafter we will be studying about the scope or activities which are expected to be performed by the human resource manager. सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। As I have told you in last lecture, the founder of Infosys company, Mr. Narayan Murthy said, every evening our most important assets walk out of the factory door and we have to ensure that they will come back next morning to us. सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन होता है किसी संस्था के पास वो उसका मानव संसाधन ही होता है। आज के समय में जो प्रबंधक हैं वो इसको अति आवश्यक संसाधन मानते हैं, लेकिन अगर हम क्लासिकल मैनेजमेंट थिंकर की बात करें, आज से 150-200 साल पहले की बात करें, सो इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर वाज मिनिमम कंसिडरेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग एट वर्क। बेटे काफी ज्यादा हमारे अनहाइजीनिक कंडीशन होते थे, अनसिक्योर एनवायरमेंट के अंदर वर्कर्स को काम करना पड़ता था। सो किस प्रकार से ये संभव हुआ कि संस्था ने कर्मचारियों के विषय में सोचना आरंभ किया और आज संस्था अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मानती है अपने ग्राहकों के बाद, जिनको सेटिस्फाई रखना उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। ग्राहक तो हमें तब मिलेंगे जब हमारे पास अच्छे कर्मचारी होंगे जिनको अपना काम अच्छी तरह से पूर्ण दक्षता के साथ आता है। सो आज हम इसी के विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि हमारा मानव संसाधन प्रबंधन जो है वो हमारे स्टाफिंग से डिफरेंट कैसे है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है और वो व्यक्ति जिसको हम मानव संसाधन प्रबंधक बोलते हैं कौन से कार्य करने पड़ते हैं besides the work of staffing. So here let me tell you, human resource management is the branch of management which is concerned with acquisition, retention, development and utilization of manpower or human resource of the organization. मानव प्रबंधन से अभिप्राय कर्मचारियों को प्राप्त करना, उनको संस्था के साथ बनाए रखना, उनके कौशल का विकास करना और उनके कौशल का भरपूर प्रयोग करना संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसकी स्मृति के लिए, उसके विकास के लिए ही हमारा मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। यहाँ आप रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है, जो हमारी संस्था है उसको लीगल फ्रंट पर डेवलप करना, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको अप्रोच बिल्कुल एडवांस बना के रखना ताकि वो रिजिलेंट रहे, ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यावसायिक वातावरण है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। सो हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और अपने आप को मॉडिफाई करने की क्षमता रखता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जो मार्केट प्लेस है, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इजिली मॉडिफिकेशन
कर पाए, जो भी हमारे चेंजेस अगर होते हैं, दे आर टेक्नोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल, उसको हम इजिली इम्बाइब कर पाए, उसके साथ अक्यूमुलेट कर पाए या उसके अंदर हम अकोमोडेट कर पाए. सो हियर लेट मी टेल यू हाउ फ्रेंच वेलन डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ही सेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of the human resources of the organization. उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन से अभिप्राय कर्मचारियों की भर्ती, उनकी चुनाव, उनके विकास, उनके एक्विजिशन, दैट मीन्स हम उनको कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, उनके लिए अच्छे से कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स को डिवाइस करना, उनको प्रेरित करते रहना ताकि हम उनका पूर्ण प्रयोग कर पाए, उनकी क्षमता का पूर्ण प्रयोग कर पाए, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हमारा मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है. हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर पास्ट 125 years when or over which time period the concept of labor welfare has been transformed itself into the human resource management. हम आज से 125 साल पहले से शुरुआत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं हमारी, उन्होंने कर्मचारियों को महत्व देना किस प्रकार से आरंभ किया. It was the beginning of 20th century when the workers were one of the most exploited section of the business community, which suffered different kind of drawbacks just because of their engagement in the industrialization or industrial nations. बेटे वर्कर्स जो थे वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हमारे बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा थे. इसीलिए 1919 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया सो दैट इट कैन प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन अक्रॉस different countries of the world in order to protect the interest of workers and to act as a mediator to negotiate or to provide them capacity to negotiate with the representative of management and owners so that their exploitation can be reduced and basic welfare facility can be made available at their disposal. हमने क्या किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया. आपको याद है कि 1917 के अंदर हमारी रशियन रेवोल्यूशन हुई थी एंड वन ऑफ द कॉजेस बिहाइंड इट वाज द डिससैटिस्फैक्शन और डिसकंटेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स. जहां वो काम करते थे वो कंडीशन काफी अनहाइजीनिक होते थे, अनसेफ होते थे, ना कोई सोशल सिक्योरिटी थी, ना ही कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी. इवन जो वर्कर्स हैं उनके एक्सीडेंट रेट, उनके कैजुअलिटी रेट्स बहुत ज्यादा होते थे एंड द फैमिली मेंबर्स हैड लेफ्ट विदाउट द अर्निंग हैंड्स. जो कमाने वाला व्यक्ति होता था उसके बगैर ही अब फैमिली को काम करना पड़ता था. ना कोई कंपनसेशन मिलता था, ना ही कोई कंसोलेशन मिलता था, कुछ भी वर्कर्स की फैमिली को नहीं मिलता था. इतने ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होते थे कि ज्यादातर वर्कर हमारे बीमारियों से प्रभावित ही रहते थे. उनकी कार्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती थी, वो हैंडीकैप्स हो जाते थे, वो इल हो जाते थे, सिक हो जाते थे, फाइनली वो मर जाते थे. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अनडिटरमाइंड, बहुत ज्यादा घंटे उनको काम करना पड़ता था एंड सेम कंडीशन वॉज अबाउट द स्टैंडर्ड वेजेस. ना कोई स्टैंडर्ड वेजेस है, जितने घंटे व्यापारी काम करवाएगा, फैक्ट्री का मालिक काम करवाएगा, उतने घंटे ही आपको काम करना पड़ेगा. ना आपको कोई सेफ्टी एड मिलेंगे, ना आपको कोई हाइजीन प्रोविजंस मिलेंगे एट द साइट ऑफ वर्क. सो ये स्थिति थी हमारी. जब हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई, उसने प्रमोट किया कि ज्यादा से ज्यादा हम मजदूर संघों की स्थापना करें अलग अलग देशों में, ताकि मजदूरों के, कर्मचारियों के हित को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके. और ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कर्मचारियों के पक्ष को रख सके, सुदृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, नॉलेज कंटेंट के साथ बिफोर द ओनर्स के सामने, ताकि नेगोशिएशन हमारी बराबरी के मंच पर हो और वर्कर्स को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस and establishment of unions across the different countries of world, most of business organizations started appointing an officer called labor welfare officer who was responsible for ensuring the availability of basic welfare services and social and economic securities of the worker who are working with any kind of industrial concern. बेटे जो हमारे लेबर ऑफिसर्स होते थे, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स होते थे, उनकी अपॉइंटमेंट करना आवश्यक हो गया क्योंकि डिफरेंट कानून पास किए गए और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी दबाव हमारी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर बना. अब जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, उन्होंने लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया और यह उसकी जवाबदेही था, यह उसका दायित्व था कि वो ये एंश्योर करे कि जो न्यूनतम हमारी कल्याणात्मक सेवाएं हैं वो हम कार्यस्थल पर उपलब्ध करवाएं कर्मचारियों को, ताकि वो अपनी सोशल और फिजिकल सिक्योरिटी को एटलीस्ट एंश्योर कर सकें. इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हम लेटर ऑन स्टेज के ऊपर एंश्योर कर पाएंगे. इट वाज स्टार्टेड in the beginning of 20th century and extended up to the end of Second World War. That means हम फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century बोल सकते हैं
अब आती है हमारी सेकंड स्टेज विच इज नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज. This stage is further divided into two parts. Very first we had personal officer and second we have personal managers. What happened after Second World War? Many of the countries in Africa and Asia were getting independent. Immediately after getting independent, they started industrialization or establishing large-scale industries in order to attain self-sufficiency so that they can protect their sovereignty from those countries which were still waiting to colonize them. बेटे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश ऐसे हैं, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, चाहे आप एशियन कंट्रीज हैं, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना, इनकी बात करें, इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की अपने कोलोनाइजर से और जैसे ही स्वतंत्रता इनको मिली, इन्होंने अपने आप को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ अकोमोडेट करना शुरू कर दिया, मतलब बड़े स्तर के उद्योगों को स्थापित करना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी संप्रभुता को, अपनी स्वतंत्रता को बचा सकें ऐसे आक्रमणकारी देशों से जो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया अब उनसे गुड्स खरीदेगा और फिर हमारा इंडेप्टेड होकर दोबारा से कॉलोनाइज हो जाएगा. इसीलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो व्यक्ति संस्था को वैसे ही कर्मचारी उतनी ही संख्या में उपलब्ध करवा सके जैसे कर्मचारी संस्था को संस्था के अंदर चाहिए. सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर and up to 1980s the labor welfare officer became the personnel officer. उसका टास्क बेसिकली रिक्रूटमेंट, भर्ती से संबंधित होता था कि संस्था को इंश्योर करे कि उसको कितने कर्मचारी चाहिए और किस गुणवत्ता के साथ, किस क्वालिफिकेशन के साथ, किस एक्सपीरियंस के साथ, किस कार्य को करने के लिए उसको कर्मचारी चाहिए, और ये उसका कार्य था कि उसी संख्या में उसी तरह के कर्मचारी संस्था को उपलब्ध करवाए. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1980s with the expansion of the scale of production and business within the domestic territories, the scope or the number of functions being performed by the personal officers were identified. बेटे बहुत सारे दूसरे कार्यों की भी हमने पहचान की जो कार्य अब पर्सनल ऑफिसर के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते थे besides रिक्रूटमेंट फंक्शन. लाइक हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वहां भी उसको हेल्प करना पड़ेगा, जो कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनके हायरिंग के बाद वहां भी वो हेल्प करेगा, और जब हम उनके करियर डेवलपमेंट के बाद या परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे तो वहां भी हमारा जो पर्सनल मैनेजर है, जो पर्सनल ऑफिसर है, वो काम करेगा. सो यहाँ 1980s के बाद हमने क्या किया, पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट को पर्सनल मैनेजर या स्टाफिंग मैनेजर के पद में कन्वर्ट कर दिया. Then we entered into the last decade of 20th century and first decade of 21st century. It was the time of globalization when people had lost their trust in the socialistic economy. After dissolution of USSR, many of the countries adopted the structure of मिक्स इकोनॉमी. जैसे हमारे भारत में भी 1991 के अंदर जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस हुआ, हमने भी क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, अपने इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट किया विद द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. वी अलाउड द मल्टीनेशनल कंपनीज टू कम इन आवर कंट्री एंड वी आल्सो अलाउड आवर डोमेस्टिक कंपनी टू बिकम मल्टीनेशनल एंड टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ with the happening of globalization we experience emergence of multinational corporation. जैसे ही हमने अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ उसको जोड़ा, हमें एक नई टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली और उसका नाम था बहुराष्ट्रीय कंपनी. बेटे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अलग अलग देश से हमारे देश में आई और हमारे देश की कंपनियां बहुत सारे देशों में जाकर अपना व्यवसाय करने लगी. इससे हमें स्टाफिंग के अलावा भी बहुत सारे कार्यों का पता चला, बहुत सारी एक्सपर्ट सर्विसेज का पता चला जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म. उससे समझा जाता था कि वो ये सभी कार्य संस्था के लिए करेगा. एंड हियर द पर्सनल मैनेजर बिकेम और ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. जो हमारा पर्सनल मैनेजर होता था उसने अपने आप को मानव संसाधन प्रबंधक के तौर पर स्थापित कर लिया. In case of human resource management, besides staffing, we have the function of providing expert services to the business organization, defending it on the legal front, and keeping organization structure resilient and responsive. Besides, making organization on that forefront, which can help it in retaining its employees and developing their talent. So अब हमें जो मानव संसाधन प्रबंधक मिला उसका कार्य ना केवल स्टाफिंग का था बल्कि जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स होते हैं संस्था को वो उपलब्ध कराए, डाटा मेंटेन करे, पर्सनल से रिलेटेड
चाहे वो स्टाफिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे रिटेंशन से रिलेटेड है, चाहे वो वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड है कि किस प्रकार के कर्मचारियों को प्रोग्राम से हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंसेंटिव प्लान हमारा डिवाइस करना है, चाहे जो हमारे संगठनात्मक ढांचा है उसको किस प्रकार की क्षमता प्रोवाइड करना है, उपलब्ध करवाना है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिव हो जाए या फ्लेक्सिबल हो जाए. दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Here we have mentioned the functions which are expected to be performed by human resource manager. Very first, he is supposed to perform the functions of being staff manager. बेटे उसको स्टाफिंग का फंक्शन करना पड़ेगा. स्टाफिंग में जनरली हम क्या इंक्लूड करते हैं? वो इंक्लूड करते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. मतलब कर्मचारियों को ढूंढना, उनको संस्था के अंदर सही पद पर अपॉइंट करना, संस्था के साथ बनाए रखना, उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करना ताकि वो अपने जो वर्तमान कार्य है उसके अंदर दक्षता प्राप्त कर सके और भविष्य में उनको ये विश्वास दिलाना कि आपके विकास के लिए संस्था कार्यरत रहेगी ताकि वो संस्था के साथ बने रहें. उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको अप्रोच करके अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड करना, मोटिवेट करना, अगर वो एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर पाते हैं तो उनको पनिश करना, ये डिसाइड करना दैट कुछ अदर वर्क वुड बी परफॉर्म बाय दिस वर्कर इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इन दैट केस इट इज बेटर टू ले ऑफ देम और टू परमानेंटली सेपरेट देम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. The second function which he is expected to perform for the business organization is the expert service. What kind of expert services? Here he is expected to perform as a specialist in the field of human resource management. Very first, he need to conduct a job evaluation. He need to conduct job analysis, job redesigning, preparing job description and job specialization. Beside other kind of specialist services that can be provided by him to the organization. बेटे यहाँ जो भी हमारा पद है उसका इवैल्यूएशन करेगा, कितने कार्य उसके अंदर किए जाते हैं, क्या उसको हमें और ज्यादा डायनेमिक बनाना चाहिए, क्या उसको और ज्यादा एनलार्ज करना चाहिए, कौन से पद को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए और कौन से पद को हमें एनरिच करना चाहिए. अगर कोई कमी है हमारे एग्जिस्टिंग जॉब स्ट्रक्चर के अंदर तो उसको रीडिजाइन करना, हर एक पद के लिए डिस्क्रिप्शन तैयार करना, जॉब स्पेशलाइजेशन डिसाइड करना, वो सभी कार्य किसके होते हैं? हमारे जो पर्सनल मैनेजर होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, उनसे ये कार्य भी अब संस्थाएं एक्सपेक्ट करने लगी हैं. फाइनली डेवलपमेंट ऑफ द कंपनसेशन प्लान. देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. जो हमारा मानव संसाधन है उससे संबंधित काफी ज्यादा शोध किए जाते हैं एंड ब्रिंगिंग these findings and laying these findings before the top management to convince them that whatever kind of new compensation plan and incentive plan we have developed that are most expected in that kind of industry and have been started to be implemented by the other business concerns in that industry, so we should also adapt ourselves to that. जो भी हमारे शोध के परिणाम हैं हम उनको हमारे उच्च प्रबंधकों के सामने रख के ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक नए कंपनसेशन स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हमें एक नए इंसेंटिव मैकेनिज्म की आवश्यकता है जो कर्मचारियों को मोटिवेट कर सके. ना केवल शोध करना बल्कि शोध के आधार पर न्यू कंपनसेशन प्लान्स को डिवाइस करना, इंसेंटिव प्लान्स को डिवाइस करना इज ऑल्सो द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. Grievance and complaint handling. He acts as a middleman. Though he is the representative of owners or management, but he still acts as a mediator in order to inform both the parties or both the stakeholders about the corresponding expectations. बेटे ये वो व्यक्ति हैं जो मध्यस्थता करते हैं. ये तो मानते हैं कि ये मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं या मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये दोनों पक्षों को एक दूसरे की जो डिजायर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे इन्फॉर्म कराते हैं कि वर्कर क्या चाहते हैं और मालिक क्या चाहता है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है वहां ये पैसिफायर का काम करते हैं. दोनों पक्ष के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन की सजेशन देते हैं या फिर वो नेगोशिएशन के माध्यम से उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की क्षमता ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, सहायता ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं ताकि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो, कोई स्ट्राइक ना हो, कोई लॉकडाउन ना हो, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ना हो. इस प्रकार का माहौल, कोर्डियल इन्वायरमेंट हमारे वर्क साइट पे बना रहे जो कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी है और संस्था के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है. तो जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करना, दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ जोड़ना और ये एहसास कराना कि दोनों पक्षों के माध्यम से ही संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी. अगर कोई भी पक्ष संस्था के हित में नहीं सोचेगा तो मतलब वो खुद के हित में नहीं सोचेगा.
Here we are having the next function, social security and employees welfare. This is also his job to ensure the availability of social security and economic securities to all the workers who are working for the organization. जहां हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं बेटे, अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोविजन करना चाहिए. वही हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटीज होती है. दैट मीन्स प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज. कितनी वेजेस हम उनको प्रोवाइड करें कि वो अपने ग्रोथ फेज को कंटिन्यू कर पाए, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव कर पाए, एडजस्टिंग इट विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज प्रेवलेंट इन द इकोनॉमी. जो कंसर्न इकोनॉमी है उसके अंदर जो मुद्रास्फीति है उसके अनुसार ही उनके वेजेस भी बढ़ने चाहिए. उनका वेजेस इतना हो कि उनको अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प मिल सके. उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उतनी ही वेजेस मिले, उतना ही इंसेंटिव मिले जितना उस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा उसी प्रकार की इंडस्ट्री में अपने कर्मचारियों को दिया जा रहा है. देयर आफ्टर डिफेंडिंग लो शूट. Yes, he is the man who is responsible for implementing the provisions of act related to the employees, so he will be answerable in the court of law. बेटे ये वो पद है, ये वो व्यक्ति है जो जितने भी कानून हैं कर्मचारियों से संबंधित हैं, हमारे सिक्योरिटी ऑफ वर्क प्लेस से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है, उनको संस्था में लागू करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसीलिए जब भी कोई एक्सप्लॉयटेशन का इशू या केस फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर, देन ऑर्गेनाइजेशन विल पुश फोर्थ टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर दैट आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये प्रोविजन लागू करना था. अगर ये प्रोविजन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं था फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द वर्कर, सो आपने हमें इन्फॉर्म किया या नहीं किया, या क्या रीजन रहा जिसकी वजह से हमारा ये बेनिफिट वर्कर्स तक नहीं पहुंच पाया. तो ये संस्था का कानूनी पक्ष से या हमारे कोर्ट ऑफ लॉ से भी प्रोटेक्शन करता है. कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड. बेटे यहाँ जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं ना केवल स्टाफिंग से रिलेटेड, दैट मीन्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम, बल्कि जो रिसर्चेस हम कर रहे हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च कर रहे हैं, जिस प्रकार की सोशल सिक्योरिटीज और जिस नेचर की सोशल सिक्योरिटीज या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, दैट मीन्स बिसाइड सैलरी दे आर ऑल्सो एंटाइटलमेंट टू सम फ्रीबीज एंड फ्री सर्विसेज. जैसे अकोमोडेशन की फैसिलिटी हम उनको देते हैं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, डिस्पेंसरी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, क्रीज वगैरह एक्सेट्रा कराते हैं. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो सारा का सारा रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली मेंटेन करना पड़ता है. और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा कंप्लीट एंड साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए. फाइनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो मैकेनिज्म जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिसको हम संगठनात्मक ढांचा बोलते हैं. इट इज the establishment of relationship among the different persons appointed at the different posts working in the organization according to the line authority or at different levels of the organization. बेटे हमने क्या किया, जो भी व्यक्ति संस्था के साथ कर रहा है काम अलग अलग पदों के ऊपर, उन पदों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर अधीनस्थ और अधिकारी के संबंध में डिफाइन कर दिया. उनको ये बता दिया दैट हु इज गोइंग टू बी योर सुपीरियर एंड हु इज गोइंग टू बी योर कोऑर्डिनेट. आपके उच्च अधिकारी कौन है और आपके निम्न अधिकारी कौन है, जिससे वो अपने कार्य को सही समय पर सही अधिकारों के साथ सही जवाबदेही के साथ पूरा कर सकें. सो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरह से डिवाइस करना होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चेंजेस कर पाए, किसी लेवल को इंक्रीज कर पाए, किसी जॉब की अथॉरिटी को इंक्रीज कर पाए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर पाए, समय रहते ही हम दूसरे पदों का निर्माण कर पाए, या जो वो पद जो अब यूजलेस हो गए हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ऑल टुगेदर रिमूव भी कर पाए. दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इफ समबडी आस्क यू define staffing as a function or as a part of human resource management, then definitely you can say human resource management is a broader concept which include staffing besides other important functions like providing expert advices, defending organizations in the court of law, reforming organization structure to make it more resilient and more adaptive to the changing requirements, job designing, job description. There are many things which are to be performed by the human resource management, but the staffing manager is responsible up to the task of recruitment, selection, development and training. I'm sure that you have enjoyed this lecture. Don't forget to subscribe our channel, like our videos and share our videos too. Thank you very much for watching us. Have a good day.